Hello everyone, I am Japneet Kaur. Welcome to PEF Sarkari Naukri classes. Today we are going to do MCQs of Indian Polity Part 2. So let's begin. ऑलराइट, तो चलिए हमारा पहला एमसीक्यू देखते हैं हम। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को क्लोजली फॉलो करता है? तो एज वी ऑल नो कि जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम्स है, उसने तकरीबन 200 साल जो है इंडिया पे राज किया। ऑलराइट, तो उन्होंने जो भी सिस्टम एस्टैब्लिश किया वी क्लोजली फॉलो इट। तो यूके इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड वी ऑल नो कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, हमने वेरियस कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को अमलगमेट करके उनसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स उठा के बनाया था। ऑलराइट, बट जो मेन जो बेसिस था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो हमारा मेन जो बेसिस था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिया ऑप्टेड फॉर अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज। तो पहले हम बात करते हैं फेडरल फॉर्म की। तो फेडरल फॉर्म होती क्या है? फेडरल फॉर्म होती है जिसमें सेंटर और स्टेट की डिफरेंट पार्ट्स जो हैं बताई जाती हैं। सेंटर वर्क एट देयर ओन पेस और स्टेट जो हैं अपने ज्यूरिसडिक्शन के अकॉर्डिंग, अपने जो लॉज हैं, अपने जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग काम करती हैं। तो इसका जो क्लासिक एग्जांपल है वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स में एक रिजिड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। इंडिया ने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों अपनाई? इंडिया के पास प्रॉपर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, इट इज क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑलराइट, तो चलिए बात करते हैं कि हमने क्वासी फेडरल भी उठाया तो क्यों उठाया। हमारे पास ऑप्शन है वास्ट टेरिटरी, कल्चरल इंटीग्रेशन, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। तो अगर हम बात करें तो मेन जो बेसिस था फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का वो था लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी। बिकॉज इंडिया जो था एक डाइवर्स रीजन था, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रिलीजन के कारण जो स्टेट्स थी वो बटी हुई थी। ऑलराइट, और आंध्र प्रदेश ऐसी पहली स्टेट थी जो लैंग्वेज के बेसिस पे बांटी गई थी। ऑलराइट, तो हमने किस कारण क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया? इट वाज बिकॉज ऑफ लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। Which of the following determines that the Indian Constitution is federal? तो इनमें से कौन सी ये जो बात है वो बताती है कि इंडिया फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे बेस्ड है? तो पहले देखिए, रिजिड एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सबका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब ऑरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। रिजिड नहीं है, हमारा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जिसमें हम अमेंडमेंट्स ला सकते हैं। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये तो यूएस में भी देखने को मिलती है, इंडिया में भी देखने को मिलती है। वेस्टिंग द रेजिड्यूरी पावर्स विद द सेंटर। अभी रेजिड्यूरी पावर्स क्या होती हैं? जैसे हम अगर बात करें तो हमारे पास है सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। सेंटर लिस्ट क्या होती है? जिसमें सेंटर के पास जो है वेरियस सब्जेक्ट्स हैं जिसपे सेंटर ही अकेली क्या ले सकती है? डिसीजन ले सकती है। कुछ स्टेट के अंडर आते हैं और कुछ कॉन्करेंट क्या होती है? रेजिड्यूरी, जो बच गई पावर्स उसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर डिसीजन ले लेंगे। ऑलराइट, ये भी कोई बात की पूर्ति ना हुई। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, द डी ऑप्शन इज करेक्ट। हमने ऊपर भी पढ़ा है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन करनी है पावर की सेंटर में और स्टेट में। देयरआफ्टर द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में वेलफेयर स्टेट की बात की गई है? तो इट इज इन डीपीएसपी। जो वेलफेयर स्टेट की बात है प्रियम्बल में भी नहीं है, फंडामेंटल राइट्स में भी नहीं है। तो डीपीएसपी में जो है, जो फोर्थ पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें बताया गया है कि डीपीएसपी में वेलफेयर स्टेट की जो है बात की गई है। एंड डीपीएसपी आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, एज यू ऑल नो। जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर जस्टिशिएबल। ऑलराइट, देयरआफ्टर सेक्युलरिज्म मीन्स, सेक्युलर तो होते हैं कि धर्म के नाम पे, अब रिलीजन यहाँ पे जो आ गया वर्ड, पर सेक्युलरिज्म का लिटरल मीनिंग क्या है? सेक्युलरिज्म का लिटरल मीनिंग होता है कि कोई भी हम किसी भी रिलीजन का फेवर नहीं करेंगे, चाहे जितने मर्जी। यू आर फ्री टू अडॉप्ट एनी रिलीजन, द पीपल ऑफ द इंडिया आर फ्री टू अडॉप्ट एनी रिलीजन, प्रैक्टिस एनी रिलीजन विच एवर दे वांट। ऑलराइट, बट जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है या सोशल सिस्टम है वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन का फेवर नहीं करेगा, उसमें फेथ नहीं जताएगा। ऑलराइट, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है।
इंडिया इज अ फेडरल स्टेट, इंडिया इज अ फेडरल स्टेट। अब कहते हैं इंडिया एक फेडरल स्टेट है, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। कैसे है फेडरल स्टेट? तो क्या ऑप्शन है? स्टेट्स आर मोर पावरफुल देन द सेंटर, रॉन्ग। सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट्स, रॉन्ग। ठीक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस, नो, हमारी तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन अफेक्ट्स द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? डिवीजन करता है पावर्स की बिटवीन सेंटर एंड स्टेट विद सेफगार्ड्स अगेंस्ट ट्रांसग्रेशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेफगार्ड्स क्या है? ट्रांसग्रेशन होता है कि फोर्सिबली, फोर्स के साथ जो सेंटर है कोई भी रूल को इंपोज नहीं करवा सकती। Alright, with force, nothing can be imposed on states or the people of the country. चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। What does the term sovereignty signify? Sovereignty का मतलब क्या है? Sovereignty का मतलब क्या होता है? Free from the British rule, free from legal constraint, free from feudal rule, free from military rule. Military rule तो पहले भी नहीं था इंडिया पे, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल कट गई। लीगल कंस्ट्रेंट्स, तो लीगैलिटी तो हर एक कंट्री में होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होने ही चाहिए, तो ये भी ऑप्शन कट गई। ब्रिटिश रूल, अब फ्यूडल रूल और ब्रिटिश रूल में जब हम कंफ्यूज होते हैं, फ्यूडल रूल क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मेनली यही तरीका अपनाया हुआ था कि हम आपको आश्रय देंगे, हमारी कंट्री में हम ही आश्रय दे रहे हैं कि आप हमारे अंडर काम करो। द सिटीजन्स ऑफ इंडिया वर वर्किंग अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर वो काम कर रहे थे इंडियन सिटीजन्स, एंड ब्रिटिशर्स वर प्रोवाइडिंग अस द फैसिलिटीज लाइक डिफेंस। तो हमें डिफेंस की फैसिलिटी दे रहे थे, लॉ की फैसिलिटी दे रहे थे, एक्सटर्नल एग्रेशन से बचा रहे थे। ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाया जा रहा था। तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे कि हमें ये पर्टिकुलर फैसिलिटीज देके, गवर्नेंस की फैसिलिटी देके हमारे अंडर जो नीचे बंदे थे उनसे काम करवा रहे थे, जो सिटीजन से काम करवाया जा रहा था। दिस इज नोन एज फ्यूडल रूल। ठीक है, जब आप किसी के अधीन हो, आप इंटरनल मैटर्स तो देख रहे हो, बट एक्सटर्नली वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? आश्रय प्रोवाइड कर रहा है। सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट। द सॉवरेनिटी सिग्निफाइज द एंड ऑफ फ्यूडल रूल। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर एडेड टू प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 42nd अमेंडमेंट? अगर हम 42nd अमेंडमेंट की बात करें तो इसे तो हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। 1976 में ये अमेंडमेंट आई थी इन दी गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी। तो अगर हम बात करें कौन कौन से वर्ड्स जो थे इंक्लूड किए गए थे, ठीक है, सॉवरेन तो हम ऑलरेडी थे। ठीक है, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक पहले जो वर्ड्स थे आते, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक जो थे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे वर्ड्स। तो 42nd अमेंडमेंट के बाद वी अडॉप्टेड द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर। तो क्या बन गई सीरीज? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो ये हमने सीरीज को अडॉप्ट किया। तो द ऑप्शन बी एंड सी इज करेक्ट। सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कन्फर टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रिवेलेंट इन इंडिया? ऐसी कौन सा है फैक्टर, इनमें चारों में से कौन सा फैक्टर है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को दर्शाता नहीं है? ठीक है, उनसे मेल नहीं खाता अगर हम बात करें। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का मेन फीचर ही है। लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव में जो है पावर्स डिवाइडेड होती हैं, सेंटर और स्टेट में पावर्स डिवाइडेड होती हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर। अपने कार्य के लिए वो लेजिस्लेचर को क्या होते हैं? अकाउंटेबल होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मल्टी पार्टी सिस्टम भी इंडिया में देखने को मिलता है। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है कि बीजेपी, यूपी, कोई भी पर्टिकुलर दो पार्टी नहीं है। ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, कोई सी भी पार्टी जो है इलेक्शंस में खड़ी हो सकती है। ठीक है, विद ड्यू प्रोसीजर्स, और कोई भी जीत सकती है। तो प्लूरल एग्जीक्यूटिव इंडिया में नहीं देखने को मिलता। हमारे पास है डुअल एग्जीक्यूटिव। डुअल एग्जीक्यूटिव सिस्टम है हमारे पास। डुअल एग्जीक्यूटिव में क्या है? द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द पीएम। तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में जो पावर्स हैं वो डिवाइडेड हैं। प्रेसिडेंट जो है नॉमिनल हेड है स्टेट का, और जो रियल एग्जीक्यूटिव है कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। ऑलराइट, सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्लूरल एग्जीक्यूटिव नहीं होता, और प्लूरल एग्जीक्यूटिव जो है वो स्विस गवर्नमेंट में देखने को मिलता है आपको। ऑलराइट, उनका एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो जो हैं वो डिसाइड कर रहे होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को। Thereafter we talk about the 10th question. The Constitution of India borrowed the parliamentary system of government from. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट्री सिस्टम किससे बोरो किया था? दैट वाज फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। यूके से ही हमने ये सिस्टम क्या किया है? बोरो किया है।
Thereafter, which of the following is a feature of parliamentary form of government? तो कौन सा जो फीचर है parliamentary form of government को शो करता है? So executive is responsible to judiciary? No. जुडिशरी को थोड़ी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम का मेन रूल ही यही है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। जो हमारी पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव कि आपने ये रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों फॉलो किए हैं, क्यों इंप्लीमेंट किया है ये रूल। दे आर द बेसिक क्रिटिक्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव। जो अपोजिशन पार्टी होती है वो रूलिंग पार्टी की क्रिटिक होती है। इट मीन्स वो अपनी जवाबदेही होती है उनकी 0 आवर में, ठीक है, क्वेश्चन आवर में कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देयरआफ्टर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या रिगार्ड किया जाता है? इट इज फेडरल, अभी हमने पढ़ा था कि ये क्वासी फेडरल है, यूनिटरी, पार्लियामेंट्री, फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट। फेडरल है फॉर्म में, पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बट जो है हम एक ही अम्ब्रेला के अंडर एग्जिस्ट करते हैं। स्टेट जो है दे आर नॉट सेपरेट फ्रॉम सेंटर, ठीक है। तो बिल्कुल ही यूएस वाला काम नहीं है कि स्टेट अपना चल रही है, सेंटर अपना चल रहा है, नो। तो द स्टेट्स आर अकाउंटेबल टू द सेंटर टू सम एक्सटेंट। ऑलराइट, तो हम फेडरल है चाहे फॉर्म में, हर एक स्टेट की अपनी डिफरेंट गवर्नमेंट है, इलेक्शंस कंडक्ट करवाई जाती हैं हर एक स्टेट में, बट हम यूनिटरी हैं, मतलब इकट्ठे हैं एक पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डजंट फॉलो द मॉडल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसका मॉडल फॉलो नहीं करता? तो हम किसका नहीं फॉलो करते? यूएसएसआर का। तो बेसिकली यूके के हमने कुछ फीचर्स उठाए हुए हैं, यूएस के फीचर्स उठाए हुए हैं, आयरलैंड के कुछ फीचर्स उठाए हुए हैं, बट यूएसएसआर का कोई भी हमने मॉडल नहीं पिक किया हुआ। Thereafter, what is not a function of the constitution? इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का? ठीक है, तो जो हमारी रूल बुक है उसका कौन सा फंक्शन नहीं है? इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन पावर को दर्शाता है कि गवर्नमेंट की, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, सरकारें हैं, उनकी कितनी पावर है, कितनी उनकी लिमिटेशन है। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। इट मिनिमाइजेस द कंफ्यूजन बिटवीन कन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ रिटन है कि ये जो है इनकी पावर है, इनकी लिमिटेशन है, ये कोई भी अगर ऑर्गन में कोई भी कंफ्यूजन हो जाए कि किसकी बात चलेगी, तो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है। It strengthens the hands of the rulers to rule according to their discretion. So this option is correct. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रही है, लाइन का मतलब क्या हुआ कि जो रूलर्स हैं वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, डिस्क्रिप्शन होता है कि अपनी मनमानी करेंगे, कि ये बिल्कुल अपनी मनमानी के अकॉर्डिंग जो है ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट ले आएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बताता। ऑलराइट, सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट। The Constitution of India borrowed the scheme of Indian Federation from the Constitution of. तो हमने इंडियन फेडरेशन का इससे बोरो किया है कंसेप्ट। सो इट इज फ्रॉम कनाडा। तो कनाडा में भी क्या है, प्रोविंसेस में, जैसे हमारी स्टेट्स हैं वहां पे प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस में सरकारें बटी हुई हैं विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो हमने ये सिस्टम कनाडा से फॉलो किया है। Thereafter, separation of judiciary from the executive is enjoined by, तो जुडिशरी की सेपरेशन, ठीक है, जुडिशरी की सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज रिटन इन, तो कौन से पार्ट में जो है जुडिशरी की सेपरेशन दर्शाई गई है फ्रॉम इट्स एग्जीक्यूटिव? सो इट इज एन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ऑलराइट, तो डीपीएसपी के जो है उसमें दर्शाया गया है कि जुडिशरी जो है डिसेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। Thereafter, the word economic justice is found in, तो word जो है economic justice किस किस में पाया जाता है? तो हमारे पास है पहले फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो फंडामेंटल राइट्स में इकोनॉमिक जस्टिस की कोई बात नहीं की गई। इट इज इन प्रीएम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो प्रीएम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है। जस्टिस 3 तरह की प्रीएम्बल में दर्शाई गई है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी बताया गया है। ऑलराइट, which of the following is a feature common to both Indian Federation and American Federation? तो कहते कौन सा इनमें से फीचर जो है अमेरिकन फेडरेशन और इंडियन फेडरेशन में कॉमन है? पहली, सिंगल सिटीजनशिप, पर अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप होती है। ऑलराइट, डुअल जुडिशरी, तो ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो आगे हमारे पास ऑप्शन है 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडिया में है, अमेरिका में नहीं है। अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट दी कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक फेडरल सुप्रीम कोर्ट है, फेडरल मीन सुप्रीम कोर्ट है हमारी कंट्री की, जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगी। अगर कहीं भी कंफ्यूजन होती है कॉन्स्टिट्यूशन को जानने में, या ये वाला जो सेक्शन है वो क्या कह रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इज देयर इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट दी कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रेट मीन्स ट्रांसलेट करके बताना कि जो आर्टिकल्स हैं या सेक्शन है वो ये कहना चाह रहा है। ऑलराइट, तो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स, तो प्रीएम्बल क्या कहता है?
वी द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव टू दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हमने एक प्रॉपर लाइन देखनी है कि प्रियम्बल कैसे शुरू होता है, सो वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ पे अडॉप्शन की बात की गई है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम प्रियम्बल की बात करें, जो ये वर्डिंग है वो लिखी गई है, ऑलराइट। तो अगर हम प्रियम्बल में देखें तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है, तो ये जो है दर्शाया गया है वहां। तो आपको इसकी सही वर्डिंग जो है वो अडॉप्ट करनी है, ऑलराइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट्स द माइंड्स एंड आइडल्स ऑफ द फ्रेमर्स। फ्रेमर्स कौन है? जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, बनाया। तो किस पार्ट में जो है फ्रेमर्स की सोच दर्शाती है, उनका माइंडसेट क्या था, उनके आइडल्स क्या थे? तो इट इज इन प्रियम्बल। तो प्रियम्बल में देखो ऊपर वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, वहां पे क्या करते हैं वो, हैविंग सॉलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, है ना। तो ऐसे जो वर्डिंग है वो लिखी हुई है कि हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, हम जो है अडॉप्ट करते हैं, एनेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, कि हमने अपने आप को, ये अपने देशवासियों को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, ऑलराइट। देयरआफ्टर द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज डिराइव्ड फ्रॉम। तो ये जो तीन जो है शब्द कहाँ से ड्राइव किए गए हैं? दैट इज फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था फ्रॉम 1789 टू 1799, तो वहां से हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये जो तीन वर्ड है, तीन वर्ड का बेसिस जो है हमने अडॉप्ट किया था। देयरआफ्टर द करेक्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल इज। तो करेक्ट नॉमेनक्लेचर क्या है इस चीज का? तो अगर हम देखें तो इट इज सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो SSER से आप इसे याद कर सकते हैं, ऑलराइट। There is popular sovereignty in India because the preamble of the constitution begins with the words। तो अगर हम बात करें कि पॉपुलर सॉवरेनिटी है, कि हम देशवासी हैं, हम आजाद हैं, कि अब किसी का रूल नहीं है हमारे पे, तो हमारा प्रियम्बल कैसे बिगिन होता है? तो हमने क्या पढ़ा? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऑलराइट। देयर इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया में, क्यों? ठीक है, तो हमने दर्शाना है। तो लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को नहीं बताती। अब राज्यसभा की तो कोई बात नहीं हुई यहाँ पे। द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यस इट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 2/3 वोटिंग इन बोथ द हाउसेस। तो अगर हम वो बात देखें, ठीक है, द राज्यसभा कैन नॉट बी रिजॉल्व, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मेन ही यही होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो यही मेन फीचर है हमारा, ऑलराइट, यही मेन फीचर है डी। So the D option is correct. Thereafter, the President of Indian Union has the same constitutional authority as। तो प्रेसिडेंट जो है, हमने बात की थी कि हमने यूके का जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया है। यूके में तो चलो अंडर दी क्राउन ऑफ क्वीन और किंग जो है वो किया जाता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है लायबल होता है उनको। तो ब्रिटिश मोनार्क, जैसे ब्रिटिश मोनार्क है ना, ब्रिटिश मोनार्क है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमने क्या किया है, प्रेसिडेंट को ऑथराइज किया है। वहां पे एक ब्रिटिश मोनार्क होगा, किंग या क्वीन होगी, ऑलराइट, ठीक है, किंग और क्वीन होगी, हु इज एक्टिंग एज प्रेसिडेंट, ऑलराइट। तो हमने वहां पे पोस्ट क्रिएट कर दी इंडिया में प्रेसिडेंट की, ऑलराइट। सो द प्रेसिडेंट इज इक्विवेलेंट टू द ब्रिटिश किंग और मोनार्क ऑफ यूके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरल स्टेट। तो इनमें से कौन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, एक उसका फीचर नहीं है फेडरल स्टेट का? फेडरल स्टेट को हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, ऑलराइट, काफी क्वेश्चंस में आया है फेडरल स्टेट। तो देखते हैं कौन सा इसका फीचर नहीं है। पहली बात तो एक फेडरल स्टेट होती है, उसमें पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, यह मेन फीचर होता है फेडरल स्टेट का। Division of power, independent judiciary and written constitution, the three of them are the main features of a federal state, and unicameralism is not a feature of federal state. Bicameralism जो है, bicameralism it means two houses जो है exist करने चाहिए, ऑलराइट, बाइकैमरलिज्म होना चाहिए, तो ये है मेन फीचर। तो यूनिकैमरलिज्म इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरल स्टेट। Thereafter the 27th question, the source of India's sovereignty lies in। तो इंडिया की जो सॉवरेनिटी है, इसमें कौन सा सोर्स है जो ये दिखाता है कि इंडिया इज अ सॉवरेन नेशन? तो हमें पता है कि प्रेम्बल जब शुरू होता है प्रियम्बल में, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से, तो पहला वर्ड ही हमारे पास आता है सॉवरेन, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो हम क्या करेंगे, प्रियम्बल में इज द राइट ऑप्शन।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट? तो इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, इनमें से कौन जो है डिस्क्राइब करता है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है? हमने सेकुलर का मीनिंग पढ़ा है ऊपर कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है या कोई भी हमारी साइकोलॉजिकल फैक्टर है, वो कभी भी किसी रिलीजन को अप या डाउन या बड़ा ऊंचा कोई भी रिलीजन को फेवर नहीं करेगा। ऑलराइट, सो द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने 42nd अमेंडमेंट से ठीक है, तो हमने ये वर्ड सेकुलर क्या किया था, अडॉप्ट किया था। Thereafter, in a federation, source of power for the unit states is, ठीक है, फेडरेशन हो, फेडरेशन मीन्स फेडरल स्टेट हो, तो स्टेट जो हैं वो अपनी पावर कहाँ से ड्राइव करती हैं? जो स्टेट्स हैं अपनी पावर कहाँ से ड्राइव करती हैं? सो दिस इज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लेड डाउन है कि जो है पावर्स किसमें है, कौन कौन सी किसकी पावर है, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एवरीथिंग इज डिस्क्राइब्ड एंड लिमिट्स आर आल्सो डिस्क्राइब्ड, ज्यूरिसडिक्शन डिस्क्राइब्ड है सबकी। Thereafter, at the time of enactment of the constitution, जब enact हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, which of the following idols were not included in the preamble? तो कौन से आइडल जो हैं प्रियम्बल में इंक्लूड नहीं किए गए थे जब कॉन्स्टिट्यूशन को अनेक्ट किया गया था, इन्फोर्स किया गया था? ऑलराइट, तो इक्वेलिटी थी, जस्टिस थी, जो वर्ड सोशलिस्ट है वो इंक्लूडेड नहीं था, बिकॉज सोशलिस्ट जो वर्ड है 42nd अमेंडमेंट के साथ आया था। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सा जो है बेसिक फीचर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? ऑलराइट, तो हमने पहले ये पढ़ा था कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है अडॉप्ट की थी। ऑलराइट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ देखने को मिलती है? इन अमेरिका, ठीक है, तो जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो यूएस में, अमेरिका में देखने को मिलती है। ठीक है, सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द फीचर, फेडरल गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, क्वासी फेडरल है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। ऑलराइट, सो द ए ऑप्शन इज करेक्ट कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो यहाँ देखने को नहीं मिलती। ऑलराइट, देयरआफ्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेलिएंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सा जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सेलिएंट फीचर नहीं है? पहले देखते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यस, इट इज करेक्ट, ये है फीचर कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करेगी, जिसमें पीएम जो है वो रियल हेड होगा और प्रेसिडेंट जो है वो क्या होंगे, नॉमिनल हेड होंगे। देयर आफ्टर अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यस वी आर सॉवरेन भी हैं, डेमोक्रेटिक भी है, रिपब्लिक भी है। कंटेन्स डीपीएसपी, yes, DPSPs are there. All right, thereafter a federal polity akin to the American model, akin होता है similar, same, तो हमारी जो फेडरल पॉलिटी है वो अमेरिका से मिलती जुलती है। नो, हम क्वासी फेडरल हैं, सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट। अमेरिका में जो है स्टेट्स एंड सेंटर का उनकी जो पावर है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की क्लासिक एग्जांपल अमेरिका में देखने को मिलती है। ऑलराइट, तो हम क्वासी फेडरल हैं, वी आर हैविंग डिफरेंट पार्टीज एट द स्टेट लेवल बट विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये हमने कनाडा से अडॉप्ट किया है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 33rd, इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द पावर्स ऑफ स्टेट आर वेस्टेड इन। अब देखते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो पावर्स है स्टेट की, स्टेट यहाँ मीन्स कंट्री की ही बात हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना। ऑलराइट, तो जो पावर्स हैं कंट्री की किसके हाथ में वो होती हैं? ठीक है, अगर हम बात करें तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो उनकी सरकार है वो हेड की जाती है प्राइम मिनिस्टर, सो दी ए ऑप्शन इज करेक्ट। ना ही अकेले प्रेसिडेंट के पास है, ना ही पूरी पार्लियामेंट के पास है, तो जो भी लॉज वगैरह फॉर्म हो रहे हैं, जो भी लॉज बनाए जा रहे हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा अंडर दी चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं। तो ये सारे जो हैं दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर। यही फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, उनकी जवाबदेही है लेजिस्लेचर के पास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकॉज, इंडिया डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, क्यों है? तो इन वर्ड्स का जो है लिटरल मीनिंग हमने बताना है कि इंडिया जो है डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो इन जो शब्द हैं इनका हमने क्या बताना है, मीनिंग बताना है। ठीक है, देयर इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में क्या होता है कि हम जो अपनी जो सरकारें हैं, जो हमारे हेड्स हैं स्टेट के, चाहे वो प्रेसिडेंट है चाहे वो पीएम है, दे आर इलेक्टेड। ठीक है, दे आर इलेक्टेड, कोई भी राजा राज नहीं है या कह लो कि कोई ऑटोक्रेसी नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है, जो सरकारें हैं वो लोगों द्वारा बनाई जाती हैं, लोग इलेक्ट करते हैं। डेमोक्रेटिक का लिटरल मीनिंग ही यही होता है कि इलेक्शन के द्वारा ही हमारे जो हैं
जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं या हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो बनाए गए हैं. सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट. द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड द पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्शन कंडक्शन. ऑलराइट. देयरआफ्टर 35th क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग. अब हमारे पास एक लिस्ट ए है और लिस्ट बी है, हमने उसको क्या करना है, मैच करना है इनके सही ऑप्शंस के साथ. चलिए देखते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919. अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था वो डायआर्की लेके आया था. डायआर्की मीन्स, डायआर्की होती है कि दो भागों में किसी चीज को बांट देना. डायआर्की इज द डिवीजन ऑफ पावर्स और द डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन द टू सेंटर्स. अब अगर बात करें तो डायआर्की में जो प्रोविंसेस थे, ठीक है, प्रोविंसेस के पास जो थी, जो अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो बट गई थी. जैसे एक था हमारे पास कि हमने ट्रांसफरेबल जो थे राइट्स जो थे, ठीक है, ट्रांसफर करने थे, और एक जो थे कि पर्टिकुलर जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वही चलाएंगे. जैसे कि अगर हम बात करें तो अब जो पहले तो अंडर द क्राउन ऑलराइट जो मेंबर्स उन्होंने बनाए हुए हैं, ठीक है, अंडर द क्राउन जो उन्होंने पर्सोनल्स लगाए हुए हैं या ऑफिसर्स लगाए हुए हैं उनके पास पावर्स होती थी. ठीक है. देयर आफ्टर जो भी पावर्स बचती थी वो ट्रांसफर कर देते थे जो भी जो मेंबर्स थे उनके अंडर काम कर रहे थे. ऑलराइट. एक एरिया है, उसके मेन जो डिसीजंस हैं वो तो जो हेडेड है अंडर द क्राउन, ठीक है, वो ले रहे हैं डिसीजन, और जो बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनको डेलीगेट कर दिया गया है. ऑलराइट. सो दिस इज नोन एज कि डायआर्की लेके आए थे कि दो जो थी उनमें डिवीजन हो गई थी पावर्स की. उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जो मेन बेसिस बना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का, उसने क्या प्रपोजल दिया था, उसने प्रपोजल दिया था प्रोविंशनल ऑटोनॉमी. प्रोविंशनल ऑटोनॉमी मींस कि अब जो प्रोविंसेस हैं या ब्रिटिश इंडिया के जो रूल्स हैं वो जो इंडियंस हैं, जो इंडियन पर्सोनल्स हैं वो खुद बनाएंगे. ऑलराइट. तो जो मेंबर्स थे, ब्रिटेन के जो मेंबर्स थे या ऑफिसर्स थे, वो लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इन सब चीजों पे फोकस करते थे, मेन एरियाज पे. अदर देन दिस बाकी जो पॉइंट्स थे या बाकी जो डिसीजन मेकिंग थी वो अंडर सबऑर्डिनेट्स जो थे उनके लगे हुए, इंडियंस थे या जो मर्जी थे, उनको लगाया गया था. ऑलराइट. मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स. मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स जो आए थे वो 1909 में आए थे, 1909 में, जिन्होंने क्या किया था, एक सेपरेट इलेक्टोरेट क्रिएट की थी. इट मींस वोटिंग लिस्ट क्रिएट की थी विच इंक्लूडेड वुमेन एज वेल. ठीक है. तो इलेक्शंस के लिए वोटिंग लिस्ट क्रिएट की गई. और कैबिनेट मिशन प्लान हमने पढ़ा है बहुत बार, 1946 में आया था, जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया. ऑलराइट. तो देखिए एक ऑप्शन बना हमारा 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. तो इस तरह आपने जो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है उसको परफॉर्म करना है. Thereafter, the 36th question, the Constitution of India. अब Constitution of India के बारे में हमने कुछ बताना है यहाँ पे. Does not provide the judicial review. नहीं, बिल्कुल गलत है. तो हमारे पास एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन भी है, रीजनल ज्यूरिसडिक्शन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की पावर भी है जुडिशरी के पास. तो ये क्या है, गलत ऑप्शन है. इट प्रोवाइड्स फॉर द जुडिशियल रिव्यू ऑन यूएसए पैटर्न. तो यूएसए पैटर्न पे है, तो हमारा अपना भी पैटर्न है. उनके तो हर स्टेट में एक सुप्रीम कोर्ट है और सेंट्रल लेवल पे एक सुप्रीम कोर्ट है. इस सेंट्रल लेवल की जो सुप्रीम कोर्ट है यूएस की, वो सिर्फ और सिर्फ उसका काम होता है कि इंटरस्टेट जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको सुलझाना, या मेन उसका जो फंक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, ट्रांसलेट करना. ठीक है, इंटरप्रेट करना. ऑलराइट. तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है इट इज वन एंड ऑल. तो पूरे देश का एक ही सुप्रीम कोर्ट है. ठीक है. तो वो जो है एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन भी लेता है. एपिलेट मींस जो लोअर कोर्ट्स ने अगर कोई फैसला गलत दिया है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा. कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेट भी करता है, इंटरस्टेट कन्फ्लिक्ट्स को भी सुलझाता है. ऑलराइट. तो ये यूएस पैटर्न पे नहीं है. इट प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू विद लिमिटेड स्कोप. इट प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू विद लिमिटेड स्कोप. तो लिमिटेड स्कोप नहीं है, तो आप जो है अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, यू कैन मूव टू दी हायर कोर्ट्स. प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इट. ऑलराइट. तो हम जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं, कोई भी चीज को इंटरप्रेट करवा सकते हैं, अपने जो राइट्स हैं उनको इन्फोर्स करवा सकते हैं. सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट. तो हमारे पास अगर राइट हमारा वायलेट होता है, रिट्स की ऑप्शन है. ठीक है, जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में अपील होती है. ऑलराइट. ठीक है. तो इससे हम जो है अपने जुडिशियल रिव्यू के इंटेग्रल पार्ट है. तभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो हार्ट एंड सोल बोला गया था
हमारे राइट को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मीन्स यू कैन हैव अ जुडिशियल रिव्यू ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब प्रीएम्बल के बारे में हमने बताना है. इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, contains the spirit of the constitution, is a limitation upon the granted power, none of these. तो अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था कि जो पहला ही एमसीक्यू था कि जो फ्रेमर्स की आइडल्स हैं, उनके आइडल्स हैं, वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं? इट इज इन दी प्रीएम्बल. सो इट्स द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपको एक बर्ड आई व्यू देता है, कि आपको एक ग्लिम्स देता है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फॉर्म है इसकी. देयर आफ्टर, Which of the following is not a part of preamble of the constitution? तो इनमें से कौन preamble का पार्ट नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो सेकुलर है, सोशलिज्म भी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी है, और फेडरलिज्म नहीं है. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. तो डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज ऑल्सो अवेलेबल टू फॉरेनर ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया? तो अगर हम बात करें कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया, तो अगर वो इंडिया में है, इंडिया की धरती पर हैं, तो कौन सा जो राइट है इवन द फॉरेनर, द एलियन पीपल को भी अवेलेबल है वो. ऑलराइट, तो देखते हैं. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. अब नहीं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में ऐसा नहीं मिलता है कि आपको उनको भी, फॉरेनर्स को भी अवेलेबल होगा. फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस एंड प्रोफेशन, नो. तो अगर रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं तो वहां पे वो नहीं जा सकते. प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स. तो अगर हम प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन है, अकेले इन ग्राउंड्स पे नहीं है, और भी ग्राउंड्स पे हम जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं. प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अगेंस्ट एक्शन विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ. तो अगर हम बात करें तो जीने का अधिकार और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार सबको है. ठीक है, सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट. चाहे वो फॉरेनर हो, चाहे वो खुद इंडियन ही हो, तो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार सबके पास है. देयर आफ्टर, इफ वी टॉक अबाउट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, admission to an educational institution maintained by the state or receiving aid out of the funds can be denied on the ground of. अब क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन चाहिए, तो वो चाहे वो स्टेट द्वारा रन किए जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट द्वारा, या वो स्टेट जो है एड रिसीव कर रही है, जैसे वक्फ बोर्ड हो गया, या कोई भी ऐसे स्कूल्स होते हैं जो स्टेट की फंडिंग पे चल रहे हैं, वो किस ग्राउंड्स पे एडमिशन को डिनाई कर सकते हैं, मना कर सकते हैं कि हमने एडमिशन नहीं देनी है. तो हमारे पास है ऑप्शन सेक्स, लैंग्वेज, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रिलीजन. सो द सेक्स ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, अगर एक गर्ल स्कूल है तो उसमें बॉयज को एडमिशन नहीं मिल सकती. सो ऑन दिस ग्राउंड, जेंडर के बेसिस पे एडमिशन को डिनाई किया जा सकता है. Thereafter, the Constitution provides that हिंदी will be. तो अब हिंदी की अगर बात करें, तो अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है. माइंड दिस, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है वाया कॉन्स्टिट्यूशन. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग. द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट्स. अब स्टेट्स जो चाहे वो इंग्लिश में, चाहे वो हिंदी में कन्वे कर सकती हैं मैसेजेस को. द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया. सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट. ऑफिशियल लैंग्वेज है कि अगर आपको जो नोट्स वगैरह बनाने हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने हैं, दे कैन बी क्रिएटेड इन हिंदी. देयर आफ्टर, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट. अब प्रीएम्बल जो है उसमें ये सारा कुछ है, पर एक चीज को छोड़ के. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी का हमारे पास आता है. फ्रेटर्निटी आती है, जस्टिस आती है. तो फ्रेटर्निटी हमने कहां से लिया था? फ्रेंच रेवोल्यूशन से. ऑलराइट, तो अडल्ट फ्रेंचाइज जो है इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उसमें अभी कोई भी जो इसके बारे में बताया नहीं गया. देयर आफ्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया इज जस्टिसिएबल एंड कैन बी एनफोर्स थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ. तो इनमें से कौन सा जो राइट है, ठीक है, कौन सा जो राइट है वो कोर्ट ऑफ लॉ में जो है हम जाके क्या करा सकते हैं? एनफोर्स करा सकते हैं. ठीक है, अगर आपको नहीं मिल रहा वो राइट, तो यू कैन गो टू द कोर्ट एंड मेक इट एनफोर्सेबल. ऑलराइट, तो आप केस वगैरह दर्ज करवा सकते हो. एंड तो 43rd का हम देखते हैं. Equality of opportunity in the matters of public employment, right to adequate means of livelihood, right to equal opportunity for justice and free legal aid, right to children to free and compulsory education. तो हमारा A ऑप्शन करेक्ट है. अब A करेक्ट क्यों है? पहली
बाद तो एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड डीपीएसपी का पार्ट है। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सबको फ्री लीगल एड मिलेगी, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, वो सर्टेन एज पे है, वो सर्टेन एज पे है। अगर वो एज डिफाइन होती तो हम क्या करते, इसको टिक कर देते आंसर को, बट यहाँ पे एज जो है वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है, सो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। Thereafter, protection of interest protection of interest of minorities is envisaged in which of the following articles? तो protection of interest and minorities इनमें से किस आर्टिकल में जो है वो क्या है, डिफाइंड है। सो एज वी ऑल नो, तो आर्टिकल जो है 29 वो बताता है कि हम माइनॉरिटीज की जो प्रोटेक्शन है, जो उनके इंटरेस्ट है, 29 और 30 आर्टिकल जो है इसके बारे में ही लिखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आफ्टर इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो कहाँ पे प्रोवाइड की गई है, इकोनॉमिक जस्टिस नाम की जो है चीज वो कहाँ पे प्रोवाइड की गई है, हमारे पास ऑप्शंस है यहाँ पे। सो देखें, प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में इकोनॉमिक जस्टिस की कोई बात नहीं की गई। प्रीएम्बल एंड डीपीएसपी, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। प्रीएम्बल में जस्टिस जो है 3 टाइप्स की डिफाइन की गई है, और डीपीएसपी में भी, ठीक है, डीपीएसपी में भी जो है इकोनॉमिक जस्टिस को डिफाइन किया गया है। देयरआफ्टर the next question, the most essential feature of the parliamentary form of government is। तो parliamentary form of government का most essential feature, we have done it several times, कि accountability है executive की to the legislature। तो जो ruling party है, council of ministers है, they are directly responsible for their works, for their they are having accountability to the legislature। ऑल राइट, चलिए 47th क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर अ रेप्लिका। रेप्लिका मीन्स कि उनके बिल्कुल डिट्टो हैं, सेम हैं, ऑल राइट, ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट ऑफ विच कंट्री। तो हमने अगर एक प्रेसिडेंट स्थापित करना है और एक प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट क्रिएट करनी है, तो वो किसका रेप्लिका था, कहाँ से उठाया था हमने, ब्रिटेन से ही उठाया था। वहां पे मोनार्क होता है उनका प्रेसिडेंट, ठीक है, मोनार्क होता है, ऑल राइट, किंग और क्वीन, और हमने यहाँ पे प्रेसिडेंट की पोस्ट क्रिएट कर दी। ऑल राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिटरी फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन जो है यूनिटरी फीचर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, जो यूनिटरी नहीं दर्शाता। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स, अब जो गवर्नर्स हैं वाया प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। देयर आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन एज द मेन लॉ ऑफ लैंड, ठीक है, तो ये भी है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम अमेंड भी कर सकते हैं जो है कॉन्स्टिट्यूशन को, ऑल राइट। देयर आफ्टर उसके बाद हमारे पास आता है फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑफ द स्टेट्स। तो जो हमारी स्टेट्स हैं दे आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट अपॉन द सेंटर। तो जो अगर हम यूनिटरी फीचर दर्शाएं, कौन सा यूनिटरी फीचर नहीं है, मतलब यूनाइट करके नहीं रखता, सो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एज द मेन लॉ ऑफ द लैंड, ऑल राइट। तो अगर हम अपने 49 क्वेश्चन की बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिजाइंड टू वर्क एज अ यूनिटरी गवर्नमेंट। तो अगर यूनिटरी गवर्नमेंट, वैसे तो हमारा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्वासी फेडरल, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कब बनती है, और एज वी ऑल नो कि जब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है तो वो इमरजेंसी के टाइम पे बनती है। इमरजेंसी के टाइम पे, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, चाहे वो स्टेट इमरजेंसी हो, चाहे वो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, ऑलराइट, हमारे पास 3 टाइप्स की जो है इमरजेंसीज हैं। तो उसके टाइम पे जो है द गवर्नमेंट एक्ट्स एज अ यूनिटरी गवर्नमेंट, तब वो फेडरल फीचर खत्म हो जाता है स्टेट एंड सेंटर का, ऑलराइट। Thereafter, which of the following feature of the Constitution of India doesn't resemble the American Constitution? तो अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा फीचर जो है अमेरिका को रिजेंबल नहीं करता, इट मीन्स वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पाया जाता। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन उनका भी है, चाहे 7 आर्टिकल हैं पर है रिटन। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्लासिकल एग्जांपल। फंडामेंटल राइट्स भी हमने वहां से ही पिक किए हैं, अमेरिका से ही। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द करेक्ट आंसर। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है। ऑन द अदर हैंड यूएस इज हैविंग अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑलराइट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये हमारे कुछ 50 MCQs हैं, तो यू कैन रिवाइज देम
ऑलराइट, तो अगर आपको हमारे नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे कर सकते हैं कांटेक्ट, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।